क्वेश्चन नंबर 121। किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? ए. मैक्स वेबर ने, बी. लास्की ने, सी. डेविड हेल्ड ने, डी. लासबेल ने। उत्तर है डी. लासबेल ने। लासबेल ने एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह राज्य को कहा है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासबेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। लासबेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। आनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। लासबेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है या समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यह यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लासबेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। उनकी सर्वोपरिता वैयक्तिकता विभाजित स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। क्वेश्चन नंबर 122। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? ए. एम.पी. फॉलेट का, बी. हीगेल का, सी. प्लेटो का, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी. हीगेल का। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन हीगेल का है। तो हीगेल राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगेल, प्लेटो, एम.पी. फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिक द्वारा की गई है। यानी राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगेल, प्लेटो, एम.पी. फॉलेट, ग्रीन दार्शनिकों द्वारा की गई है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगेल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट, हीगेल की पुस्तक का नाम क्या है? न्यू स्टेट, में एम.पी. फॉलेट ने लिखा है, हीगेल नहीं, एम.पी. फॉलेट की पुस्तक का नाम है, ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य है। एम.पी. फॉलेट का पुस्तक का नाम है न्यू स्टेट, और न्यू स्टेट में एम.पी. फॉलेट ने लिखा है मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। और हीगेल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। क्वेश्चन नंबर 123 है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ए. समाजवादी राज्य, बी. पुलिस राज्य, सी. कल्याणकारी राज्य, डी. सर्वोदय। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। कारण मतलब कि वो सुविधाएं दे रहा है तो क्या कर रहा है? कल्याण कर रहा है। इसलिए सी उत्तर है, कल्याणकारी राज्य। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपनी नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा
आवश्यकता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। तो कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में डेविड मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट अब द वेलफेयर स्टेट पुस्तक किसका है? डेविड मार्श का। डेविड मार्श की पुस्तक का नाम है द वेलफेयर स्टेट, जिसमें कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? ए. हब्स, बी. मिल, सी. बेंथम, डी. ग्रीन। उत्तर है डी. ग्रीन। उत्तर है डी. ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, जबकि बेंथम मिल हब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संरचना मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 125, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, यह कथन संबंधित है। राज्य जो है विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। ए. मैकाइवर का, बी. ऑस्टिन का, सी. हब्स के, डी. क्रैब की। तो उत्तर है ए. मैकाइवर का। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक है एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। कानून नागरिकों की सबसे संबंधों तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करता है। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं करता। कानून का अंग्रेजी समानार्थी शब्द लॉ है। इसकी उत्पत्ति यूटर्न जर्मन भाषा के लैक धातु से हुआ है। अब हम मैकाइवर की पुस्तक का नाम क्या है देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक किसकी है? मैकाइवर का। तो बहुलवादी सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान दिए हैं मैकाइवर। राज्य, इन्होंने कहा राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है, इससे ऊपर है। कानून नागरिकों के आपसी संबंधों तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 126, आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? बार्कर का, बी. ब्राइस का, सी. डुवर्जर का था, डी. थॉमस हेयर का। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन ए. बार्कर का सही है। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्यों में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दी थी। क्वेश्चन नंबर 127, भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य है ए. अंतर्राष्ट्रीयतावाद, बी. संप्रभु राज्यों का अंत, सी. क्षेत्रवाद, डी. विश्व समाज की सहकारी स्वरूप का उद्भव। उत्तर है डी. विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव।
ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाएं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारंपरिकता, तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति के माध्यम में वृद्धि हुई है। तो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है यानी भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं, तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि यानी चारों तरफ फैल जाता है, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति के माध्यम से वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा काउंट गलत है। बी, राज्य की उच्चतर तार्किकता बहुसांख्यिकी, ये भी गलत है। सी, राज्य समुदायों का समुदाय है, ग्रीन, ये भी गलत है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, लॉक, ये सही है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसके मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था, जिसमें कुछ मुख्य रूप से 3 हैं। एक है जीवन, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ए, जीवन का अधिकार, बी, धर्म का अधिकार, सी, स्वतंत्रता का अधिकार, डी, संपत्ति का अधिकार। तो लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, वो धर्म का अधिकार नहीं है, बाकी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये तीनों हैं, केवल धर्म का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल क्या? राजनीतिक अधिकार, बी, प्राकृतिक अधिकार, सी, कानूनी अधिकार, डी, धार्मिक अधिकार। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को बी सही है, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 131 है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। निगम किसने कहा है? ए, लास्की का, बी, मार्क्स का, सी, मैकाइबर का, डी, डुग्बी का। उत्तर है सी, मैकाइबर। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन मैकाइबर का है। मैकाइबर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग से है।
राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। ज्ञातव्य है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देता है। तो मैकाइबर के पुस्तक का नाम है मॉडर्न स्टेट। इन्होंने बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में केवल एक संस्था है। यद्यपि इनके कार्य अनोखे ढंग के हैं, राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनके अधिकार हैं, क्षेत्र हैं और उनकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित है। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। तो मैकाइबर की पुस्तक का नाम है मॉडर्न स्टेट। लास्की के अनुसार राज्य है ए समाज और संघ का संपत्ति, बी समाज का सेवक, सी समाज के साथ समरूप, डी इनमें से कोई नहीं। लास्की के अनुसार राज्य है बी सही है, समाज का सेवक। लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक। क्वेश्चन नंबर 133। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह किसका कथन है? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन मैकाइबर का है। यह कथन मैकाइबर का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति जैसे दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं न होकर क्रमिक विकास का फल है, जिसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइबर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सर हेनरी ने मेन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष से इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। तो राज्य की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसमें दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत न होकर क्रमिक विकास का फल है, जिसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन मैकाइबर का है। क्वेश्चन नंबर 134 से किसने कहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर समाज राज्य का जन्म देता है? यह कथन बी मैकाइबर का सही है। मैकाइबर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का। रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य बनता है। यह किससे संबंधित है? तो यह कथन मैकाइबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136 है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का। यह कथन मैकाइबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। ए सबसे
बड़ा पुरुष सदस्य, बी सबसे बड़ी माता सदस्य, सी राजा द्वारा नियुक्त किया गया, डी प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो मातृक शब्द है इसमें आया है, मातृक माने माता, महिला। सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, बी सही है, सबसे बड़ी महिला सदस्य। मातृसत्तात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती है। मैकलेन, मॉर्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृ प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति तथा अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह कथन है, ए लोक कल्याणकारी राज्य, बी अनिवार्य सेवा राज्य, सी लोकतांत्रिक राज्य, डी आदर्शवादी राज्य। तो राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह लोक कल्याणकारी राज्य है। यह लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों यानी अनिवार्य तथा ऐच्छिक में विभाजित करने की रही है। यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए जाने जरूरी है, किंतु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी जरूरी है कि राज्य के द्वारा उनकी किया जाना तत्कालीन समय की स्थिति परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की वह सीमा रेखा समाप्त हो गई है और अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप में ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। क्वेश्चन नंबर 139। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं कौन? ए पुलिस राज्य, बी एक कल्याण का राज्य, सी एक हस्तक्षेप राज्य, डी एकात्रित राज्य। आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य। आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? ए भूमि, बी प्रजातंत्र, सी जनसंख्या, डी संप्रभुता। उत्तर है बी प्रजातंत्र। गार्नर के अनुसार राज्य के चार अनिवार्य अंग जनसंख्या है, भूभाग भूखंड है, शासन तंत्र है एवं संप्रभुता। प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। गार्नर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा में राज्य के उपयुक्त तथ्यों का विश्लेषण सबसे अधिक विशद एवं स्पष्ट है। तो राज्य के अनिवार्य तत्वों में आते हैं भू, जनसंख्या, संप्रभुता, लेकिन प्रजातंत्र नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 141,
निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? ए सरकार, बी संप्रभुता, सी भूभाग, डी कानून। राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, टी कानून। संप्रभुता, सरकार, भूभाग, जनसंख्या, ये सब राज्य की 4 आवश्यक तत्व है, पर कानून 4 आवश्यक तत्व नहीं। निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ए जनसंख्या, बी धर्म, सी भूभाग, डी संप्रभुता। तो बी धर्म आवश्यक तत्व नहीं है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 143 है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए जनसंख्या, बी भूभाग, सी सरकार, डी संप्रभुता। तो उत्तर है डी संप्रभुता। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता या संप्रभुत सत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। जे डब्ल्यू गार्नर यानी गार्नर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी भी इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। तो गार्नर ने अपनी पुस्तक, गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस यानी राजनीति विज्ञान की रूपरेखा में उन्होंने राज्य के संदर्भ में कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा वर्ग खटगुड़ का भाग नहीं है? ए संधि विग्रह, बी यान आसन, सी द्वैधी भाव संधि, डी खडयंत्र पंचशील। तो खडयंत्र पंचशील खटगुड़ का भाग नहीं है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियां यानी खटगुड़ का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव। तो चाणक्य के अनुसार 6 प्रमुख नीतियां विदेशों के लिए क्या है? संधि है, विग्रह है, आसन है, यान है, संशय है और द्वैधी भाव है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 साधन साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख किया है, जो राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: प्रथम, वे राजदूत जो अपने बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। दूसरा, वे राजदूत जिसकी शक्ति सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए भेजा जाता है। तीसरा, वे राजदूत जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। तो पहला है राजदूत जो बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर निर्णय करने की शक्ति रखता है। दूसरा है राजदूत जो शक्ति सीमित होता है, विशेष काम के लिए भेजा जाता है। और तीसरा राजदूत जो राजा के संदेश देने के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? ए स्वामी, बी पुरोहित, सी पुर, डी कोश। तो चाणक्य के सप्तांग सिद्धांतों में पुरोहित नहीं है। भारतीय
विचारक कौटिल्य द्वारा यानी चाणक्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों को में पुरोहित का उल्लेख नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में कौटिल्य राज्य को स्वायत्त मानते हैं। राज्य के 7 अंगों को मानने के कारण कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में आता है स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर स्वाभाविक है, कौटिल्य। मनु की खड्गुनी नीति के निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ए सही सम्मिलित है, शांति, बी व्यवहार, सी संशय, डी विग्रह। तो व्यवहार सम्मिलित नहीं है। मन के खड्गुनी नीति के अनुसार व्यवहार उसमें शामिल नहीं है। व्यवहार मनु की खड्गुनी नीति में शामिल नहीं है, अतः यह प्रश्न गलत है। मनु की खड्गुनी नीति में क्या क्या संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संशय है, द्वैधी भाव है। संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संशय है और द्वैधी भाव। ये मनु के 6 नीतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? ए राजस्थान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो राज्य मतलब कि जिसमें भूभाग हो, जनसंख्या हो और संप्रभुता हो। तो इसमें नेपाल में संप्रभुता है, सी बांग्लादेश में संप्रभुता है, डी श्रीलंका में संप्रभुता है और ए राजस्थान संप्रभुता नहीं है। तो उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का एक राज्य है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता ये सभी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इन तत्वों में संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जाता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणियों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी राज्य हैं क्योंकि इसमें संप्रभुता पाई जाती है, जबकि राजस्थान भारत संघ राज्य की इकाई है। यह संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। जिनबोदा संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। संप्रभुता निरंकुश, मौलिक, सर्वव्यापक, अस्थायी, अपृथक्करणीय तथा अनन्यता लक्षणों से युक्त है। यह कथन जिनबोदा का है। तो संप्रभुता नागरिकों की प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन जिनबोदा का है। संप्रभुता में निरंकुश, मौलिक, सर्वव्यापक, अस्थायी, अपृथक्करणीय तथा अनन्यता होती है, यह भी कथन जिनबोदा का है। तो क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? ए सर्वसत्ता, बी खजाना, सी सेना, डी राजा। सर्वसत्ता ही राज्य का मूल तत्व है, उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व सर्वसत्ता, संप्रभुता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 151, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर है सी, संप्रभुता। संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी राष्ट्र संघ, डी बांग्लादेश। तो उत्तर है सी राष्ट्र संघ। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संगठन है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं बांग्लादेश एक राज्य है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ में संप्रभुता नहीं है, इसलिए वह राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने सिद्धांत में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? ए कांट, बी ग्रीन, सी हीगल, डी जॉन लॉक। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज को विभेद नहीं किया है? तो उत्तर है सी हीगल। जर्मन दार्शनिक हीगल ने अपने विचार सिद्धांत चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। हीगल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है। हीगल कहता है कि राज्य स्वयं निश्चित तथा पूर्ण मस्तिष्क है, जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखाबाजी के भावनात्मक नियमों की स्वीकार नहीं करता। हीगल ने राज्य में कुछ त्रुटियां होते हुए भी राज्य को ऐतिहासिक विकास का शिखर और नैतिक जीवन की सर्वोच्च सकारात्मक अभिव्यक्ति का दर्जा भी दिया है। हीगल के अनुसार समाज का आधार चेतना है, परंतु राज्य के बन जाने के बाद सभी प्रकार के सामाजिक विकास का अंत हो जाएगा। हीगल राज्य और समाज को अलग नहीं मानते हैं। कहने का मतलब हीगल राज्य और समाज दोनों को एक ही मानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राज्य और समाज को में भेद करता है? तो उत्तर है मैकाइबर। मैकाइबर राज्य और समाज को भेद करते हैं। मैकाइबर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा का समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 155, देश है और दूसरी तरफ विदेश नीति। देश और विदेश नीति व्याख्या है, भारत मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध है। सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, और चीन सैनिक शक्ति और साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 156 है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह कथन किससे संबंधित है? सर्वाधिकारवाद से। सर्वाधिकारवाद कहता है राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। सर्वाधिकारवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर सर्वाधिकारवाद का ही एक प्रकार है। मुसोलिनी इटली ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सभी कुछ राज्य में निहित है। इस प्रकार त्रेत्स्के ने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिकारवाद राज्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विवेक की अमान्यता तथा संवेगों का गौरीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता। जनता को राजनीतिक विरोध का अधिकार नहीं है। यह राष्ट्र का गौरवमान करता है। यह युद्ध की प्रशंसा तथा शांति की निंदा करता है। यह उदारवाद तथा सांसदीय शासन के विरुद्ध है। यह एक व्यक्ति तथा दल के सर्वोच्च सत्ता समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 157 है,
सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके प्रादुर्भाव और विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए व्यक्तियों को ना तो निरपेक्ष स्वतंत्र प्राप्त हो सकता है और न ही उसके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। सर्वाधिकारवाद की विचारधारा आदर्शवाद की स्पष्ट छाप है। नाजीवाद और फासीवाद विचारधारा सर्वाधिकारवाद का प्रकार ही है। क्वेश्चन नंबर 158 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, सी राजनीतिक सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य इनमें से सभी। कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और इस संबंध में लोकहित से तात्पर्य है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर को असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। आधुनिक काल में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इंग्लैंड में बेबीडीन रिपोर्ट के आने के बाद मूर्तिमान हुई। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी आदि प्रमुख रूप से कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 159 निम्नलिखित में से सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। सॉफ्ट स्टेट मिर्डन गुन्नार मिर्डल ने अपनी विख्यात कृत एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक विख्यात एशियन ड्रामा में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नई समाज आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। किसका? पवित्र रोमन साम्राज्य। सामंती राज्य का उदय और पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना एक अंतर संबंधित घटना थी। इसने राजनीतिक क्षेत्र में विखंडन परंतु धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण के प्रदर्शित किया है। पोप ईसाई साम्राज्य की शक्ति बन गया तथा सभी शासकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप सामंती राज्य का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 161 स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है। डी राज्य कहलाता है। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है, क्योंकि राज्य उन लोगों का ऐसा समुदाय है जो अस्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता है, जो सामान्य कानूनों, आदतों व रिवाजों से एक स्वायत्त निकाय से जुड़े हो, जो अपने सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करे। यह संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र संप्रभुता का प्रयोग करे, जो युद्ध या शांति करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम है।
क्वेश्चन नंबर 162 मिलान करना है। प्रत्ययवाद राज्य का तत्वमीमांसावादी सिद्धांत है। वैज्ञानिक समाजवाद है। राज्य शोषण का यंत्र है। और अराजकतावाद राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों हैं। अधिनयवाद एक व्यक्ति अथवा दल की असीमित शक्ति। क्वेश्चन नंबर 163 दर्शन शास्त्र मन, राजनीति विज्ञान शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार और समाजशास्त्र स्तर विन्यास। इस प्रकार दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है।